नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इससे बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी के राज्य कार्यकाल का भूमि पूजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य कार्यालय का भूमि पूजन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यकाल का भूमि पूजन करते हुए नजर आए। नड्डा ने नए राज्य बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास किया। तो बीजेपी के राज्य कार्यालय का भूमि पूजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया राज्य कार्यालय का भूमि पूजन। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। नागेंद्र, 34 साल बाद अब बीजेपी को नया कार्यालय मिलेगा, क्या जानकारी है? कि यदि दिल्ली बीजेपी प्रदेश कमेटी की बात करें तो उनका जो ऑफिस था, यानी दिल्ली प्रदेश का जो ऑफिस था बीजेपी का, वो 14 पंडित मार्ग था जी। तो 14 पंडित पंच मार्ग, जो कि 1989 में मदन लाल खुराना सांसद थे, उनको अलॉट हुआ था सांसद के रहने के तौर पर। लेकिन उन्होंने बाद में उसको दिल्ली स्टेट जो बीजेपी की इकाई है उसको दे दिया था। उसका कार्यालय तब से अब तक वही पता था। लेकिन अब क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो सांसदों को या अलॉट होते हैं प्लॉट, वो क्यों पार्टियां उन्हें कब्जा कर कर अपना प्रदेश कार्यालय बनाती हैं, तो इस सब के बाद अब बीजेपी ने डीडीयू मार्ग पर, जहां की पहले भी उनका राष्ट्रीय कार्यालय पहले से है, अब उसी से थोड़ी दूर पर प्रदेश का कार्यालय बनने जा रहा है, जिसका आज जेपी नड्डा द्वारा शिलान्यास किया गया है। और माना जा रहा है कि 1.5 साल के अंदर जो ये ऑफिस है ये बनकर तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल नागेंद्र, जिस तरह से जाहिर सी बात है कि नया कार्यालय बन रहा है, ऐसे में क्या क्या सुविधाएं नई इसमें देखने को मिल सकती हैं नए कार्यालय में? जी बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ दिल्ली स्टेट के ऑफिस की बात करें, इससे पहले जो राष्ट्रीय ऑफिस बना था बीजेपी का, उसमें भी तमाम तरह की सुविधाएं हैं, स्पेस काफी है, और चाहे मीडिया के लिए अलग है सारी सुविधाएं, कॉन्फ्रेंस के लिए अलग है, उसी तरह से यहाँ भी जो ऑफिस है वो बनाया जाएगा। दूसरे स्टेट की बात करें तो वहाँ भी जो कार्यालय हैं वो बिल्कुल नई सुविधाओं से लैस जो कार्यालय हैं वो तैयार बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो इस ऑफिस की यदि बात करें तो 1.5 साल बाद जब ये 5 मंजिला ये बनकर तैयार होगा, और माना जा रहा है कि 2025 में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है उसका बिगुल पार्टी नए ऑफिस कार्यालय से ही करेगी। जी बिल्कुल नागेंद्र, शिलान्यास के दौरान कौन कौन से नेता यहाँ पहुंचे थे? देखिए, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा जो, क्योंकि दिल्ली भाजपा का ये ऑफिस बनकर तैयार होने वाला है, तो जो दिल्ली के जो नेता हैं, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, विधानसभा में जो नेता विपक्ष है रामवीर बुधूड़ी, उनकी बात करें, तो जो दिल्ली के नेता हैं वो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहे। चाहे विजेंद्र गुप्ता की बात करें, तो जो दिल्ली इकाई के नेता हैं वो सभी यहाँ पर ज्यादातर मौजूद रहे हैं। और अब उम्मीद यही है कि जो डेडलाइन इसको दी गई है 1.5 साल के अंदर बनकर तैयार होना है, शायद उसमें बनकर ये तैयार हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं राहुल गांधी पर जयशंकर के हमले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ही सबसे पहले विदेशों में देश की राजनीति को लेकर गए थे। इससे पहले एस जयशंकर ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों की आलोचना करते हुए कहा था कि उनकी आदत है। जयशंकर के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाने की प्रथा शुरू की हो वो और कोई नहीं, आपको मंत्री पद देने वाले व्यक्ति ही हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार के खिलाफ अमेरिका में की गई कांग्रेस नेता की तीखी टिप्पणी पर कहा कि भारत के भीतर जो कुछ भी किया जाता है उससे उन्हें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आंतरिक मुद्दों को किनारे रखना उचित नहीं है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में हुई सरस्वती हत्याकांड के आरोपी ने अहम खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी मनोज साने ने बताया कि उसने सरस्वती की हत्या नहीं की है। आरोपी मनोज ने बताया कि उसने सरस्वती की हत्या नहीं की, बल्कि सरस्वती ने 3 जून को खुदकुशी कर ली थी। सरस्वती की मौत के बाद वो डर गया था कि उस पर उसकी हत्या का आरोप लग जाएगा, इसलिए उसने उसके शरीर को ठिकाने लगाने का फैसला किया। मनोज ने पुलिस को बताया कि उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और बदबू से बचने के लिए उन्हें प्रेशर कुकर में उबाल दिया। उसने पुलिस को यह भी बताया कि इस घटना के बाद उसने भी खुदकुशी करने का फैसला लिया था। इधर सरस्वती के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि सरस्वती ने खुदकुशी की है या उसकी हत्या की गई है। तो वहीं यूपी के कानपुर देहात में छात्रा से मुस्लिम समुदाय के एक युवक के नाम और धर्म छिपाकर दोस्ती की कहानी सामने आई है। इतना ही नहीं, युवक ने धर्म परिवर्तन और निकाह न करने पर युवती और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। बता दें कि आरोपी ने 4 साल पहले छात्रा को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर दोस्ती की शुरुआत की थी। तो वहीं 2 साल पहले मुलाकात होने पर युवक की असलियत सामने आने पर छात्रा ने उससे दोस्ती तोड़ ली, जिसके बाद युवक छात्रा को तरह तरह से परेशान करने लगा। साथ ही धर्म परिवर्तन और निकाह न करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। तो वहीं छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 8 जून 2023 को थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात की रहने वाली एक वादिया के द्वारा थाने में तहरीर दिया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति द्वारा फर्जी नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया था और उसके साथ वह अभद्र चैटिंग करता था। जब वादिया को उसकी सही जानकारी प्राप्त हुई तो उसने उससे बात करने से मना किया, लेकिन वह व्यक्ति उसका पीछा करता रहा और उस पर धन परिवर्तन कर निकाह करने की धमकी देने लगा और उसके मना करने के बाद उसने कहा जान से मारने की भी धमकी दिया। उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के पश्चात थाना प्रभारी मंगलपुर के नेतृत्व में उसकी तत्काल गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड की आग अभी ठंडी भी ना हुई थी कि कानपुर देहात में भी एक लव जिहाद का मामला दिखाई दिया। आपको बता दें, पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 4 वर्ष पहले एक बीएससी की छात्रा से एक युवक ने अपना नाम और धर्म बदलकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और सजाती होने के चलते छात्रा ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन जब मुलाकात हुई तो युवक की सच्चाई सामने आई। युवक एक मुस्लिम था और उसने षड्यंत्र के तहत लव जिहाद करने के उद्देश्य से छात्रा को फंसाने का काम किया था, जिसके बाद छात्रा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट से उस मुस्लिम युवक का नाम रिजेक्ट किया और उससे दूरी बना ली, जिससे परेशान होकर युवक लगातार युवती को परेशान करने लगा। पीड़िता पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी। लगातार युवक उसे धमकी दे रहा था कि उसके साथ निकाह करे और धर्म परिवर्तन करे, और जब उसने मना कर दिया तो युवती की हत्या सहित उसके परिजनों को भी मौत के घाट उतार देने की धमकी दी। पीड़ित परेशान हो गई और उसने पूरे मामले की शिकायत मंगलपुर थाने में की, जिसके बाद मंगलपुर पुलिस एक्टिव हुई और युवक को गिरफ्तार कर जेल में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ हत्यारों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि पुलिस को जंगल में गौ हत्या होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जंगल को घेरते हुए बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश भी घायल हो गया। साथ ही दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। इसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और एक जिंदा गोवंश के साथ उपकरण भी बरामद किए। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सनी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। सनी, क्या है पूरा मामला? जी, मैं बताना चाहूंगा, नगर कोतवाली क्षेत्र के बामनेडी के जंगलों में पुलिस और गोकशों की जब पुलिस गोकशों की सूचना पर बामनेडी के जंगलों में पहुंची थी, जहां पर पुलिस द्वारा जब बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया गया तो एक बदमाश नौशाद द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश नौशाद घायल हो गया है। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल रास्ते भागने में कामयाब हुआ है। वहीं पुलिस द्वारा घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस व एक जिंदा गोकश भी बरामद किया गया है। वहीं
आपराधिक इतिहास के बारे में बताया जाए तो शातिर बदमाश पर नगर कोतवाली क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक गैंगस्टर व गोकशी जैसे अन्य आपराधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कहना है सनी? वहीं एसपी सिटी ने बताया है कि यह बदमाश की सूचना मिली थी कि नगर कोतवाली क्षेत्र में काफी समय से गोकशी की जा रही है, जिस पर पुलिस वहां पहुंची थी, जिसके बाद यह मुठभेड़ हुई है। वहीं गोकशी के उपकरण सहित 1 जिंदा गोकश भी जो है पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पुलिस द्वारा घायल बदमाश को हॉस्पिटल में भिजवाया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की, जिसके चलते जिला प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर से 68 दुकान और मकानों को ध्वस्त करने का काम किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया, जिस पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को शांत कर आगे की कार्रवाई की। बता दें कि पुरकाजी थाना क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 334A पर लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर मकान और दुकान का निर्माण कर रखा था, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कई बार अतिक्रमण हटाने को लेकर चेतावनी भी दी थी। लेकिन जब भूमाफियाओं ने इस बात को नहीं माना तो जिला प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर 68 दुकान और मकानों पर बुलडोजर चला दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा के फेज 2 में याकूबपुर गांव से 4 साल के बच्चे को अगवा करने के बाद परिजनों ने 2.5 लाख रुपयों की फिरौती मांगी, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। बाद में पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए बच्चे को लेकर भाग रहे आरोपी को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बच्चे के चचेरे भाई ने ही बच्चे को अगवा करने का प्लान बनाया था।